नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे टिकट को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन इस बार हरियाणा में जातीय नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए टिकटों का बंटवारा हो सकता है। इसी को लेकर हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है, वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। टिकट को लेकर क्या माहौल है, कैसे चुनावी समीकरण बन रहे हैं, यही जानने के लिए हमारी टीम असम विधानसभा क्षेत्र पहुंची। जनता का ओपिनियन लिया कि इस बार पार्टी किस नए चेहरे को मौका देगी या फिर पुराने चेहरे पर ही दांव खेला जाएगा। ये देखना अब दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। तो असम विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। जनता किसके साथ है, जनता इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किसको उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में देखना चाहती है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में कुछ वक्त का ही समय बचा है। ऐसे में पार्टी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन चुनाव से पहले टिकट बंटवारों को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। अब बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों की जीत और हार का आधार टिकटों का वितरण ही बनने जा रहा है। बेशक इस बार के विधानसभा चुनाव कड़ी टक्कर के होने वाले हैं और ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे इस बार चुनाव में उतारती है और जनता किसका चुनाव करती है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जनता क्या सोच रही है, यही जानने के लिए हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और जनता के मन में क्या चल रहा है ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम 9 जुलाई और 10 जुलाई को असम विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जिसका सैंपल साइज 190 है। असम विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार असम विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। 20 से ज्यादा ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में जाकर लोगों से उनकी राय जानी, जिसमें गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ये जानने की कोशिश की कि इस बार असम विधानसभा क्षेत्र से किसे टिकट मिल सकता है, किसके नाम की चर्चा तेज है, किस पार्टी में टक्कर का मुकाबला नजर आ रहा है। इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में असम में कैसा सियासी समीकरण होगा, इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में पार्टियों के बीच टिकट बंटवारे पर चर्चा तेज हो चुकी है। हमारी टीम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता के मन को टटोल रही है। आज चर्चा असम विधानसभा पर होगी, जहां हमारी टीम असम विधानसभा क्षेत्र पहुंची है, जनता की राय जानने की कोशिश की है। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे लेंगे। हमारे साथ इस चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी से होगी, लेकिन अपने गेस्ट का जो हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनकी भी जानकारी दे देते हैं कि सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हमारे साथ, देवेंद्र कथुरिया जी भी जुड़े हुए, महेश जी भी जुड़े हुए। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे लेंगे। विधानसभा, असम विधानसभा क्षेत्र पहुंची है हमारी टीम, जनता की राय जानने की कोशिश की है। इस टीम पे कहा यह जाता है कि मिले जुली सरकार बनी है, कभी कांग्रेस की तो कभी बीजेपी की सरकार यहां पर बनती आई है, लेकिन इस बार जो चुनावी समीकरण लोकसभा में निकल करके सामने आए वो बिल्कुल उलट थे। क्या विधानसभा चुनाव में भी ये मिली जुली सरकार देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पूरी की जा रही है, बीजेपी की तरफ से भी हामी यही भरी जा रही है कि जीत बीजेपी की होगी। क्या इस दौरान विधानसभा में नतीजे सामने आ सकते हैं? देखिए प्रगति, सबसे पहले तो भौगोलिक स्थिति देखे, असंध की टिपिकल सीट है, विचित्र विधानसभा सीट कहूंगा। दरअसल जो हेडक्वार्टर है इनका करनाल जिले में पड़ती है। संध करीब 40 किलोमीटर है असंध और करनाल की दूरी। पानीपत और असंध की 40 किलोमीटर, जींद और असंध की 40 किलोमीटर और कैथल और असंध 40 किलोमीटर। मतलब एक ऐसा शहर है जो हरियाणा के कई जिलों से सटा हुआ है और दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। 2014 में यहां बीजेपी के बख्शीश सिंह जीते थे, संभवतः पहली दफा कमल खिला था। 2019 में फिर शमशेर गोगी ये सीट ले गए।
असंध के बारे में कई 2.25 लाख वोटर्स हैं। यहाँ किसान वर्ग भी है और ब्राह्मण भी हैं, रोड भी हैं, जट सिख भी हैं और राजपूत भी हैं। मतलब कई बिरादरियां यहाँ पर हैं। लेकिन असली बात यह है, जो अच्छी बात है वो है कि यहाँ भाईचारा बना हुआ है। असंध में अब विधानसभा में क्या कुछ होता है, हमारा अभी सर्वे थोड़ी देर में पता भी लग जाएगा कि रुझान क्या है। बाकी मैं समीकरणों की बात और रुझान क्या है, किसमें कितना है दम, उस पर चर्चा तब करूंगा जब ये जो सर्वे के जो पेटियां ये खुल जाएगी। बिल्कुल सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वीरेंद्र सोनी जी, अगर हम असंध विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं तो जिस प्रकार का जिक्र किया जा रहा है कि कांग्रेस की लगातार यहां पर मजबूत दावेदारी मानी जाती है, बीजेपी अब तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ता उतार चुकी है। कोशिश बीजेपी की यही है कि इस बार विधानसभा का चुनाव जो तीसरी बार हैट्रिक के तौर पर बीजेपी के लिए देखा जा रहा है, उसमें बीजेपी को हैट्रिक मिल जाए। तो कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है कांग्रेस और बीजेपी के लिए असंध विधानसभा चुनाव को फतेह करना? देखिए, जब से ये सीट जो है सामान्य हुई है 2009 से, तो 2009 में जिलेराम शर्मा बने थे, निर्दलीय हजक्का से बने थे, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बख्शीश सिंह जी थे, और 2019 में शमशेर सिंह गोगी, मतलब पहली बार कांग्रेस को सफलता 2019 मिली। और देखिए, ये ऐसा एक निर्वाचन क्षेत्र है कि 2009 में सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, मतलब जीतने वाले की भी जमानत जब्त होगी। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जीतने वाले भी जमानत जब्त हो जाए। और यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थिति है, अगर हम 2009 में देखें, 2014 में देखें, तो कांग्रेस को 14,000 15,000 वोट मिलते रहे। पहली बार जो है शमशेर सिंह गोगी ने यहाँ पर जो है कांग्रेस को जो है जीत दिलाई 2019 के अंदर। तो इसलिए कुल मिला के देखा जाए तो संध का जो निर्वाचन क्षेत्र है, हाँ, लोकसभा चुनाव में अभी मनोहर जी को जो लीड है, करनाल जिले में, करनाल संसदीय क्षेत्र में सबसे कम जो बढ़त मिली है वो 1700 वोट की जो मिली है वो यहाँ पर मिली है। मतलब सबसे कम बढ़त जो है असंध में मिली, मतलब कांग्रेस यहाँ मजबूत है। चलिए, कांग्रेस की मजबूत दावेदारी यहां जरूर मानी जा रही है, लेकिन महेश जी, और भी तमाम पार्टियां हैं। हालांकि अभी हाल ही में इनेलो और बीएसपी का गठबंधन भी हरियाणा में हुआ है। दावेदारी इनकी तरफ से भी की जा रही है कि जो भी विपक्षी दल हैं वो इनके साथ मिल सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। क्या इस दौरान आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर असंध विधानसभा क्षेत्र में कुछ अलग सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे? कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्या किसी और पार्टी का वर्चस्व यहां देखने को मिल सकता है? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों का मैं जिक्र करूं तो एक सिर्फ एलनाबाद सीट को अगर मैं छोड़ दूं तो फिर ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव बाकी 89 सीटों पर देखने को नहीं मिलेगा। एक नानूद विधानसभा क्षेत्र जो कि आईएनएलडी का गढ़ माना जाता था, और वहां पर इस बार जो है आईएनएलडी एक मजबूत चेहरा उतारने की कोशिश करेगी। तो अगर एलनाबाद के बाद थोड़ा बहुत वोट अगर कहीं हासिल हो सकता है इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में, तो फिर नानूद विधानसभा क्षेत्र हो सकता है। इसके अलावा बाकी किसी सीट पर इंडियन नेशनल दल या फिर जो है बसपा का गठबंधन बहुत ज्यादा बड़ा कमाल दिखा पाएगा या जो चुनावी मुकाबला है वो तिकोना कर पाएगा, मुझे इस पर संशय की स्थिति फिलहाल साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि जो सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिलेगा। असंध विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, किसानों का ये पूरा इलाका। तो ऐसे में किसान चूंकि सैद्धांतिक रूप से हाल फिलहाल ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, किसान आंदोलन के बाद से इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। और हरियाणा प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर मूल रूप से जो बड़ी जाति का अगर जिक्र किया जाए तो जाट जाति के जो लोग हैं वही किसानी से जुड़े हुए हैं, हालांकि अन्य जातियां भी उसमें शामिल हैं, लेकिन मूल रूप से जो बड़ी जातियों का जिक्र करूं तो सबसे बड़ी जातियों में जाट जाति ही किसानी से जुड़ी हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हाल फिलहाल नाराज नजर आ रही है। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि हमारा जो सर्वे सामने आएगा उसमें शमशेर सिंह गोगी ही मुझे लगता है कि सबसे प्रभावशाली चेहरे के रूप में, सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं। और ये इलाका भी सैद्धांतिक रूप से हम मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ चुनौतीपूर्ण ये इलाका बना रहेगा और कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति कुछ सहज बनती नजर आएगी। बिल्कुल, जनता के हिसाब से हालांकि किस पार्टी के बीच किसका कितना मुकाबला है, संभावित उम्मीदवारों में किसका नाम आगे है और किसका नाम पीछे चल रहा है, ये इसकी रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। ओपिनियन पोल टोटी टीवी का सामने आ चुका है। संभावित उम्मीदवार बीजेपी के अब सामने आ गए। असम विधानसभा में अगर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नामों का जिक्र करें तो योगेंद्र राणा, जिलेराम शर्मा और बख्शीश सिंह, ये 3 नाम चर्चा में है, जिसमें लगभग 44.44% लोग ऐसे हैं जो योगेंद्र राणा को बीजेपी की तरफ से
संभावित उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा 42.22% लोग ऐसे हैं जो जिलेराम शर्मा के नाम पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 13.34% लोग ऐसे हैं जो बख्शीश सिंह के नाम पर भी मोहर लगा चुके हैं। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं असम विधानसभा क्षेत्र से। टोटल टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक योगेंद्र राणा, जिलेराम शर्मा और बख्शीश सिंह के नाम पर चर्चा यहां पर जनता के बीच में चल रही है। तो जिस तरह से यहां पर बख्शीश सिंह की बात करें, योगेंद्र राणा की बात करें या जिलेराम शर्मा की बात करें, देवेंद्र जी आपने बोला था टोटल टीवी का जब ओपिनियन पोल सामने आ जाएगा तो इस बात पर जिक्र किया जाएगा। तो अब ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, सबसे ज्यादा योगेंद्र राणा की नाम की चर्चा चल रही है। जनता के मुताबिक योगेंद्र राणा एक ऐसा नाम है जिनको चुनावी मैदान में सबसे आगे होना चाहिए। देखिए प्रगति, योगेंद्र राणा अभी जिलाध्यक्ष है करनाल जिले के बीजेपी के जी। पिछले मेरे को याद है 2019 के चुनाव में भी मैंने काफी उधर में घूमा गया, लोगों से मिला। योगेंद्र राणा की दावेदारी 2019 के विधानसभा में भी थी असंध से। आपको बता दूं, राणा जो है ज्यादातर जो पानीपत से सटी घरोंडा विधानसभा सीट है, राणा ज्यादातर यहाँ है क्योंकि ये राजपूतों की सीट रही है, इसकी पहचान रही है। लेकिन ये जो राणा है, इनका योगेंद्र राणा जैसा ये बयान देते हैं इनकी, मैं देखता हूं ये कह रहे हैं कि मेरी कर्म भूमि है असंध, क्योंकि वहां भी करीब 22,000 राजपूत हैं असंध विधानसभा में। तो ये कहते हैं कि मैं पैदा हुआ हुआ वहीं खेला, तो उनकी कर्म भूमि है। हालांकि राणा जो राजपूत होते हैं उनकी सीट घरोंडा मानी जाती है, लेकिन चूंकि इनका वहां पे एक घर था तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि जैसे अब जिलाध्यक्ष है ये बीजेपी के करनाल की, और इससे पहले महामंत्री है, और दूसरी बार होल्ड इन्होंने किया हुआ है, चार्ज दूसरी बार बदले नहीं गए हैं। और चूंकि मनोहर लाल जी यहां से थे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो ये दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। जिस तरीके से 44.44 और जिलेराम शर्मा भी बिल्कुल करीब ही है इनके। जिलेराम शर्मा भी काफी पॉपुलर है, लेकिन योगेंद्र राणा अगर नंबर 1 पर आए 44.44 और 2.25% का फर्क है जिलेराम शर्मा और इनमें। तीसरा बख्शीश सिंह 2014 से 2019 तक बीजेपी के विधायक थे, लेकिन मेरे को लगता है क्योंकि वो जट सिख है, जट सिख में ज्यादातर किसान है, असंध में हजारों की संख्या में है, और मेरे ख्याल 28,000 के आसपास वोट है जट सिखों के। रोड की बात करें तो रोड भी करीब 28,000 है, राजपूत 22,000, और ब्राह्मण वोट जहां से जिलेराम शर्मा जीते थे और आए, अभी कहते हैं मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, 18,000 वोट ब्राह्मणों की है। इसके अलावा 24,000 जाट है, बाकी वोट जो है वो एससी और बैकवर्ड के हैं। कुल मिलाकर एक टिपिकल सीट है। और इसके अलावा ये 3 कैंडिडेट हमने बताए, बहुत सारे कैंडिडेट है संध में। एक बलजीत टूरण है, वो भी रोड समाज से आते हैं। बलजीत टूरण भी दावेदारी में 2019 में भी थे, अब वो पहले इनेलो से जेजेपी में गए, अब जेजेपी से ठीक लोकसभा चुनाव के वक्त मनोहर लाल जी के समर्थन में आगे जेजेपी छोड़ दी, उनकी भी दावेदारी। और एक सतपाल रोड है, उनका, इन दोनों नेताओं का कहना है कि पंचगामा, जिसको जैसे गांव में स्थिति है, पंचगामा मतलब 5 बड़े गांव है, रोडों के भी 28,000 वोट है। इनका ये कहना है कि अगर जातीय समीकरणों के आधार पर मेरे को टिकट का फैसला होगा। जिलेराम शर्मा जब बने थे, उनका कहना है कि मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, 18,000 भले ही ब्राह्मणों के वोट कम है, लेकिन लोगों की स्वीकारोक्ति है, उनको एक्सेप्ट किया उन्होंने, 36 बिरादरी में अपनी पहुंच बनाई काम के जिले से। लेकिन योगेंद्र राणा जो मेरे को लगता है नंबर 1 आ रहे हैं, युवा है, उनका जो नाना और इनके दादा है, जो इनका खानदान है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से, और बड़े लैंडलॉर्ड भी माने जाते हैं। हालांकि इनका घरोंडा है जो, लेकिन असंध में इनकी जड़ें असंध में है, और एक बड़े नेता है, जिलाध्यक्ष का पद भी है, और मेरे को लगता है कि मजबूत दावेदारी इनकी हो सकती है। जिलेराम शर्मा भी बीजेपी में है, और सतपाल रोड और बलजीत टूरण इनके साथ जिलेराम शर्मा है। तो ये 5 मुख्य नाम है जो टिकट की दौड़ में है। मेरे को लगता है संध सीट को लेके बीजेपी जरूर जातीय समीकरणों के आधार पर फैसला करेगी, क्योंकि इस सीट ज्यादातर कांग्रेस के पास रही है और अभी भी कांग्रेस के पास है। लेकिन बीजेपी का, जो कि बीजेपी ने काम करवाए हैं, बाईपास बने हैं, बीजेपी के शासन काल में काम हुए 9.5 साल जब मनोहर लाल जी रहे, अब नायब सिंह सैनी है, तो वहां हमारे लोग टीम गई भी थी, तो बीजेपी भी मजबूत है, वहां पर बीजेपी मजबूत है और कांग्रेस भी बराबर की टक्कर है। लेकिन मेरा जो बिल्कुल मानना है, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बराबर की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है देवेंद्र जी। लेकिन ये जो मिले जुले समर्थन यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर, वीरेंद्र जी, योगेंद्र राणा का जिक्र करें या जिलेराम शर्मा का या बख्शीश सिंह का, जनता के मन में भी कहीं ना कहीं मिला जुला समर्थन ही है इन तीनों को लेकर के। तो पार्टी किस पर अपना मोहर लगा सकती है, अंतिम फैसला पार्टी को ही लेना है। चूंकि अब जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं
उसको लेकर के पार्टी अब बहुत ज्यादा सजग है। ऐसे में पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। बीजेपी के तमाम आला नेता ये बात बोलते आए हैं कि बैठकें की जा रही हैं, समीक्षाएं की जा रही, कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, जनता को साधने की भरसक कोशिश है। तो जनता जब इतना मिला जुला समर्थन दे रही है इन उम्मीदवारों को, तो बीजेपी की तरफ से किस नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए, सरदार बख्शीश सिंह पिछले लगातार 3 चुनाव लड़ते आ रहे हैं। देखिए, 2000 का चुनाव लड़े, जमानत जब्त हुई, 2014 में जीते, 2019 में तीसरे स्थान पर रहे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार बदलाव की ओर जाएगी। और योगेंद्र राणा जो है जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनको दूसरा कार्यकाल मिला है और मनोहर लाल जी ने उनको संकेत भी कर दिया है और इसलिए वो जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि मुझे मनोहर लाल जी का आशीर्वाद प्राप्त है। और देखिए, वो एक निश्चित रूप से धनाढ़ भी हैं और कई जो है स्कूलों का संचालन भी करते हैं। और देखिए, 2013 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और पहले वो कांग्रेस के पृष्ठभूमि के थे। तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने अपना प्रभाव बनाया है, तो निश्चित रूप से उनका कद बढ़ा है। 44.44% उनको मत मिल रहे हैं। और दूसरे जिलेराम शर्मा हैं। देखिए, जिलेराम शर्मा कई दल बदल करके आए हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका भी व्यापक प्रभाव है। तो इस बार ये लगता है कि इन तीनों में मुकाबला होगा, भारतीय जनता पार्टी बदलाव की ओर जाएगी। तो इसमें योगेंद्र राणा का पलड़ा निश्चित रूप से भारी लगता है। बिल्कुल महेश जी, हालांकि योगेंद्र राणा के नाम पर जनता ने भी मोहर लगाई है। जनता का भी मानना यही है कि अगर योगेंद्र राणा को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी तो शायद ज्यादा समर्थन मिलेगा। बीजेपी की जीत शायद ज्यादा उम्मीद इसकी देखी जा रही है कि बीजेपी ज्यादा जीत सकती है। लेकिन अगर जिलेराम शर्मा और बख्शीश सिंह के नामों का जिक्र करें तो योगेंद्र राणा के कंपैरिजन में ये कितना चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए माने जाते हैं? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत सारे पैरामीटर्स और भी हैं। ये तो अमूमन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है योगेंद्र राणा थोड़े से मजबूत ज्यादा नजर आ रहे हैं और जिलेराम शर्मा उन्हें कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये भी तय करना होता है कि हरियाणा प्रदेश में कितनी सीटें ब्राह्मण उम्मीदवारों को देनी, यानी ब्राह्मणों को कोटा कितना मिलेगा 90 विधानसभा सीटों में, तो ब्राह्मण कितने उम्मीदवार उतारने हैं, ये तमाम पार्टियों को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी को भी तय करना है कि ब्राह्मण कितने उम्मीदवार वो कोटा, ब्राह्मण कोटा देने जा रहे हैं और तय करना है कि कितने उम्मीदवारों को, ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर दूसरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें तो कितने राजपूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाने हैं, ये भी तय करना है। यहाँ पर स्थिति जरूर बराबरी की नजर आ रही है, जरूर यहाँ पर योगेंद्र राणा थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरा पैरामीटर है वो भी महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण कितने उम्मीदवार हरियाणा प्रदेश में उतारे जाएंगे। और खासकर जिले को भी, कई बार जिले की जो जातिगत समीकरण है उन्हें भी समझने की जरूरत पड़ती है कि करनाल जिले में राजपूत को चुनावी मैदान में उतारना आसन से बेहतरीन साबित हो सकता है या फिर ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना पूरे जिले के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो प्रदेश का भी एक जातिगत समीकरण साधने की जरूरत बनी रहती है और जिले का भी जातिगत समीकरण, जो कोटा सिस्टम है, वो मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। अब देखना होगा कि किस तरह के जातिगत समीकरण बनते हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह के उम्मीदवार लेकर आती है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसी के इक्वेशन के हिसाब से अपने जो जातिगत समीकरण है वो सेट करने की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली निर्भर इस बात पर करेगा कि कोटा सिस्टम में कितनी सीटें राजपूतों को मिलती है और कितनी सीटें ब्राह्मण उम्मीदवारों को दी जाती है। जी बिल्कुल, अंतिम फैसला बीजेपी का ही होगा कि कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन इस बीच रुक कर लेंगे कि कांग्रेस के किन उम्मीदवारों पर जनता ने मोहर लगाई है, कांग्रेस के किन उम्मीदवारों पर जनता उम्मीदवारी जता रही है। चूंकि टोटल टीवी का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के नाम पर शमशेर सिंह गोगी, शेर प्रताप शेरी का नाम ज्यादा चर्चाओं में है। असम विधानसभा क्षेत्र में जो टोटल टीवी का ओपिनियन पोल सामने आया है उसमें कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के तौर पर शमशेर सिंह गोगी और शेर प्रताप शेरी, ये दो नाम हैं जो चर्चाओं में हैं। 75% लोग ऐसे हैं जो शमशेर सिंह गोगी को चुनावी मैदान में असम विधानसभा क्षेत्र से देखना चाहते हैं। इसके अलावा 12.50% लोग ऐसे भी हैं जो शेर प्रताप शेरी को चुनावी मैदान में असम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखना चाहते हैं। इसके अलावा 12.50% लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के साथ में है, यानी अगर कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी तो इतने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। तो शमशेर सिंह गोगी और शेर प्रताप शेरी, ये दो नाम चर्चा में है कांग्रेस की तरफ से। देवेंद्र जी, शमशेर सिंह गोगी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, उम्मीदवार के तौर पर इनको उतारा जा सकता है। कितना चुनौतीपूर्ण होगा अगर शमशेर सिंह गोगी चुनावी मैदान में होते हैं असम विधानसभा क्षेत्र से और इनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से अगर योगेंद्र राणा होते हैं तो? देखिए प्रगति, शमशेर सिंह गोगी ने एक बार इंटरव्यू में मेरे को बताया था
कि मैं 28 साल से कांग्रेस में था, हर बार टिकट मांगता रहा, नहीं मिली। राजीव गांधी का इनका कहना था कि मैं बहुत करीब पहुंच चुका। अगर राजीव गांधी की हत्या नहीं होती, उनकी मौत नहीं, तो शमशेर गोगी शायद बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड होते, एक बार उन्होंने कहा था। लेकिन इनका ये कहना है कि कांग्रेस से लगातार जुड़ा रहा, 28 साल बाद मेरे को टिकट मिला और सौभाग्य से ये 2019 विधानसभा चुनाव में असंध से जीत गए। ये जट सिख है। जट सिख दरअसल चूंकि किसान बहुत है, इन्होंने ये पहले पानीपत में रहते थे, उसके बाद जब इनकी संत से चुनाव लड़ने की इच्छा हुई, इन्होंने कोशिश की तो जाकर करनाल में अपना बसेरा बना लिया। करनाल जिले में संत आता है। तो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, राधा स्वामी परिवार से जुड़े हैं और राधा स्वामी के जो सबसे बड़े गुरु हैं, वहां तक इनकी पहुंच है और इनकी छवि अच्छी है। तो 2019 के चुनाव में ये जीते थे। अब फिर से जैसे हम सर्वे में आए कि 75% लोग शमशेर सिंह गोगी को पसंद करें। शमशेर सिंह गोगी के सामने मेरे को लगता नहीं कोई मजबूत चेहरा और है जिसको टिकट के लिए, जिस पर कंसीडर किया जाए, विचार किया जाए। शेर प्रताप शेरी ये पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन शमशेर गोगी सिटिंग एमएलए, इनके साथ दिक्कत अब ये आ सकती है चूंकि विपक्ष के थे, सरकार बीजेपी के, और कई बार इन्होंने कहा भी कि काम नहीं होते, अफसर काम नहीं करते, इस तरह की शिकायत इनकी रही थी। क्योंकि विपक्ष में होने के नाते संघ में उतना विकास नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि हमने सब विधानसभाओं का बराबर विकास किया है। चूंकि एमएलए पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अगर सत्ता से जुड़ा हो तो विकास हुआ है संघ में, लेकिन लोग थोड़ा सा इनको ये दिक्कत आ सकती है कि विपक्ष का होने के नाते पूरी डिलीवरी नहीं ले पाए, या लोगों सरकार तक, प्रशासन तक उतनी चल नहीं पाई, क्योंकि विपक्ष का जो विधायक होता है थोड़ा बहुत सौतेला व्यवहार तो होता ही है। तो मेरे को लगता है वीरेंद्र जी, हालांकि शमशेर सिंह गोगी के नाम पर जनता ने मोहर लगाई है, जनता ने विश्वास जरूर जताया। वीरेंद्र जी, अगर शमशेर सिंह गोगी को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा जाता है तो कितना चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए? देखिए, शमशेर सिंह गोगी जो है एक धाकड़ विधायक हैं, चाहे विधानसभा में कोई मुद्दे उठाने का प्रश्न रहा हो, चाहे जनता के बीच में रहा हो। देखिए, कुमारी शैलजा के साथ जुड़े हुए हैं और ये पहले कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ होते थे, अब कुमारी शैलजा के साथ हैं। जहां भी रहते हैं समर्पित और निष्ठावान रहते हैं और इसलिए देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये विरोधी माने जाते हैं और जहां भी जाते हैं ये देखिए कांग्रेस के अंदर इनकी अपनी एक छवि बनी हुई है। और ये पुराने संजय गांधी के समय से जो है कांग्रेस में सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो योगेंद्र राणा है वो इनके मित्र हैं। तो इन दोनों में अगर मुकाबला होता है तो मैत्रीपूर्ण मुकाबला तो होगा, लेकिन चुनौतीपूर्ण और कांटे का भी होगा। लेकिन शमशेर सिंह गोगी जो है लोकप्रियता के शिखर पर हैं और ये बात मानी जाती है कांग्रेस में इस समय इनसे मजबूत कोई उम्मीदवार नहीं है। तो ये जिला बनाने की मांग कर रहे थे असंध को, उसके लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। असंध में स्पोर्ट्स खाते के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और इनका गांव भी असंध के अंदर ही है, तो इनका परिवार भी असंध के अंदर ही रहता है। तो यहाँ असंध में इनका अपने निर्वाचन क्षेत्र से लगातार संपर्क और लगाव रहा है। अब वो करनाल में रहते हैं, लेकिन इनका निर्वाचन क्षेत्र में वहां की जनता से जुड़ा हुआ है, वहां के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब संजय भाटिया सांसद थे तो उनका भी इनसे इसी बात को लेकर टकराव रहता था कि वहां पर विकास जो होना चाहिए था असंध के अंदर, जो अपेक्षाकृत विकास है वो नहीं हो पाया। तो उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समय समय पर जो है उसका खिंचाई करते रहते थे और विधानसभा में भी इन्होंने बड़ी प्रमुखता से मुद्दे उठाए हैं और इनको बड़ा काफी समय मिलता था वहां इस बात के लिए, क्योंकि ये एक अच्छे निडर वक्ता माने जाते हैं। बिल्कुल, शमशेर सिंह गोगी के साथ साथ शेर प्रताप शेरी का भी नाम महेश जी सामने आ रहा है। अगर इन दोनों के यहाँ पर उम्मीदवारी के तौर पर चर्चा करें तो हालांकि अंतिम फैसला पार्टी का ही होगा, लेकिन बीजेपी के लिए असंध विधानसभा को फतेह करना कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस की ही मौजूदगी यहाँ पर ज्यादा स्थिति में, अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। देखिए, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि शमशेर सिंह गोगी का ही लोकप्रियता के स्तर पर सबसे ऊपर नाम आने वाला है और वही परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से हम ये मानकर चल रहे थे कि ये जो इलाका है कांग्रेस पार्टी के लिए फेवरेट हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए फर्टाइल हो सकता है। वो परिस्थिति भी सर्वे में नजर आई और शमशेर सिंह गोगी को लेकर किसी तरह की चुनौती यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। 75% वोट तो अकेले शमशेर सिंह गोगी ने अपने नाम पर हासिल कर लिए और 12.5% वोट ऐसा जो किसी भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ जाएगा, यानी अगर वो वोट भी शमशेर सिंह गोगी के साथ जोड़ दिया जाए तो 87.5% जो वोटर्स हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहां शमशेर सिंह गोगी को पसंद कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की दूसरी चुनौती शेरी देते हुए नजर नहीं आ रहे, कोई दूसरा विकल्प हो नहीं सकता। और उसकी एक और बड़ी खास वजह है, मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा के सबसे करीबी माने जाते हैं शमशेर सिंह गोगी। लगातार जो है कुमारी शैलजा के साथ बने रहे, किसी भी तरह की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां रही हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में वो कभी भी शामिल नहीं हुए और कुमारी
शैलजा के नंबर 1 जो समर्थक विधायकों में जो उनका नाम है वो शमशेर सिंह गोगी का नाम शुमार होता है। तो ऐसे में 87.5% लोग जब विधानसभा क्षेत्र में पसंद कर रहे हो, कांग्रेस के लिए फर्टाइल इलाका हो और शीर्ष नेता की करीबी उनके साथ बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि शमशेर सिंह गोगी को किसी भी तरह की टिकट को लेकर चुनौती भी नहीं होगी और जीतने में भी उन्हें काफी ज्यादा जो सुविधाजनक स्थिति है वो असंध विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति यहां पर असंध विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल मजबूती के तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है असंध विधानसभा क्षेत्र। ऐसे में बीजेपी का अगला कदम क्या कुछ होने वाला है, कौन चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की तरफ से उतारा जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। टिकट की टक्कर के लिए सभी पार्टियों के तमाम नेता चुनावी मैदान में हैं, होड़ लगाए हुए हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है और जनता के साथ साथ पार्टी को करना है। एक बार फिर से कल हाजिर होंगे अगले विधानसभा क्षेत्र के साथ में, नई जनता और नई राय के साथ में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।